जय हिंद, नमस्कार मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी एकदम मस्त होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। आपकी ज्योग्राफी की क्लास है। पिछली क्लास में हम देख चुके थे यूनिवर्स के बारे में और उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो जो मतलब जहाँ तक है उसमें प्रेजेंट होते हैं। हमने उसके ऑब्जेक्ट्स देख लिए थे। तो आज उससे आगे थोड़ा पढ़ते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम जैसे मैंने बताया था कि गैलेक्सीज का पार्ट है, और गैलेक्सीज में नेबुला जो बनता है ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हमारा, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, मतलब गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके तीन भुजाएं हैं, मतलब तीन वल्ज हैं उसमें। और उसमें एक वल्ज में एक और उसमें एक नेब्यूला है जिसको कहते हैं ओरियन। ओरियन नेब्यूला में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो प्रेजेंट है। आवर सोलर सिस्टम is present in Orion Nebula। इन टर्म से तो आप अच्छे खासे वाकिफ हो ही चुके होंगे पिछली वीडियोस में कि नेबुला क्या होता है। तो ओरियन नेबुला में हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, और हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा, द वन एंड ओनली स्टार, द वन एंड ओनली स्टार in our solar system is सन। हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा है जो कि सन है। बाकी सब जो उसके चक्कर लगा रहे हैं वो प्लेनेट है। ठीक है भाई, मतलब स्टार है, स्टार के जो चक्कर लगा रहा है, मतलब सन के जो चक्कर लगा रहा है वो प्लेनेट है, और प्लेनेट के जो चक्कर लगा रहा है वो सैटेलाइट है। ठीक है, और ये सन जो है ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ये मैं आपको जब सन पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा उसमें लिखवाऊंगा। तो ओनली स्टार हो गया, और आपका ओरियन नेब्यूला में हो गया आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम तो द ऑब्जेक्ट डेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, स्टार लिख देता हूं इसे, आर कॉल्ड प्लैनेट्स। एंड जो ऑब्जेक्ट हमारे सन या स्टार के, मतलब स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, द ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स, वो प्लैनेट कहलाते हैं। और जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एंड दोज हु रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है भाई, सन के या स्टार के अराउंड जो घूमेगा वो आपका प्लेनेट हो गया, और जो प्लेनेट के अराउंड घूमेगा वो आपके सैटेलाइट्स हो गई। ठीक है, ये हो गया सोलर सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं, रफ करता हूं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलो ये इसमें हो गया। अब हम थोड़ा सा अपना सोलर सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर करता रहा हूं पीछे से कि कैसे कैसे यूनिवर्स हुआ, और यूनिवर्स में भी हमारा सोलर सिस्टम कहाँ लाई करता है, और सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट में हम कहाँ लाई करते हैं, जो कि एकमात्र वो है जहाँ जिस पे जीवन सफल हो पाया है। ये मैं बना देता हूं सन आपका। ठीक है भाई, ये सन हो गया। रफली ड्रॉ कर लेते हैं अभी। एक थोड़ा सा इससे बड़ा,
और इसी के सिमिलर अर्थ हो गई, और एक ये छोटा मार्स। सबसे छोटा तो वैसे मरकरी है, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ा आ गया आपका जुपिटर, ठीक है। फिर आ गया आपका सैटर्न, इसके अराउंड ये हो गया सैटर्न, और इससे यूरेनस और नेपच्यून सिमिलर से ही हैं थोड़ा। तो इस पे मैं लिख देता हूं आपके, क्या नाम जी, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हिंदी में भी बता देता हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध शुक्र बृहस्पति, शनि और अरुण और आपका वरुण। ये आपके हिंदी में नाम हो गए, ठीक है भाई। और अब इनकी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। ये हो गए भाई आपके इनर प्लैनेट, जो सूरज के पास है, इन्हें बोला जाता है आपका इनर प्लैनेट, और इन्हें बोला जाता है आपका आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इन्हें इनर प्लैनेट के साथ साथ आपका वो भी बोला जाता है रोकी प्लैनेट्स, और इनको आपका जोबियन, ठीक है। जोबियन प्लैनेट हो गया, इनर हो गया, आउटर हो गया, और ठीक है। और एक बात बता दूं, यहां आपकी एक होती है एस्टेरॉइड बेल्ट्स, एस्टेरॉइड बेल्ट इसके बीच में प्रेजेंट है। थोड़ा सा मैं रिव्यू देता हूँ, ड्रॉ करने में लग रहा हूँ जब से। ये आपका सन हो गया, ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें आपकी पढ़ाऊंगा अभी सन के बारे में, वही मैंने आपको न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस बताई रखी है। सबसे पहला हो गया आपका मरकरी, फिर हो गया आपका वीनस जिसको शुक्र बोलते हैं, मरकरी को बुध बोलते हैं। फिर आती है आपकी थर्ड नंबर पे पृथ्वी जिसे अर्थ बोलते हैं। फिर आता है आपका मंगल जिसे मार्स बोलते हैं। फिर आपका आता है जुपिटर जिसे बृहस्पति बोलते हैं। फिर आता है आपका सैटर्न जिसको शनि बोलते हैं। और फिर यूरेनस, अरुण, और ये वरुण, नेपच्यून हो गया, ठीक है भाई। ये हो गए, ये होते हैं क्या नाम जी, स्मॉल इन साइज। ये होते हैं आपके लार्ज इन साइज। वो भी बताऊंगा कि इनका साइज लार्ज क्यों होता है और इधर वाले प्लैनेट्स का कि साइज छोटा क्यों होता है। जब मतलब अपने सोलर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब कि उनकी कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सोलर सिस्टम डेवलप हुआ है सन से। और कुछ थ्योरीज हमने ध्यान रखना यूनिवर्स के फॉर्मेशन में पढ़ी थी, और कुछ थ्योरीज हम यहाँ अपने सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में पढ़ेंगे। सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और उन थ्योरीज से ये तक भी पता लग जाएगा इनका साइज छोटा क्यों है और इनका वो क्यों है। और एक और बात बता दूं, इन्हें गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन चारों में ज्यादातर गैस की मात्रा पाई गई है, इधर माउंटेन वगैरह पाई भी गई हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट हो गया। और एक और बात बता दूं, यहां लास्ट में आके हमारी सबसे जो आखिरी बेल्ट है, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये भी एक बेल्ट में घूमते हैं, ठीक है। सब अपनी उसमें कक्ष में घूमते हैं। तो
तो इस बेल्ट का नाम है क्यूपर बेल्ट। लास्ट बेल्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड क्यूपर बेल्ट, ठीक है। और ये बता दूं, इसकी सैटेलाइट अर्थ की सभी जानते हैं कौन है, मून। मून इसकी सैटेलाइट है। और इसकी मतलब हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट जुपिटर की सैटेलाइट है गैनीमेड। और मार्स की फोबोस, और इसकी दो सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है भाई। मून अर्थ की सैटेलाइट होगी, फोबोस और डीमोस आपकी मार्स की हो गई, और गैनीमेड इसकी हो गई, ठीक है। ये गैसियस प्लेनेट रोकी, और इन्हें आपका एक और बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। नाम याद कर लेना, क्वेश्चन यूपीएससी घुमा के पूछता है आपको, कई बार बता चुका हूं। और आप तो याद करके जाओ कि इनर प्लेनेट होते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पास वाले इनर हो गए, बाद के 4 आउटर हो गए, ठीक है। पूछ लेगा क्वेश्चन वो टेरेस्ट्रियल के नाम से, आप वहां जाके हो जाओ कंफ्यूज। 4 नाम इसके हैं और 3 इसके हैं, ये लार्ज इन साइज है। और ये और बता दूं डेंसिटी के आधार पर, मोर डेंस होते हैं ये, और ये लेस डेंस होते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का ओवरव्यू है, बाकी हम एक एक पर्टिकुलर पढ़ ही रहे हैं अभी आगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ तो नहीं रहेगा, चलो आगे कवर हो जाएगा अगर रह गया होगा, ठीक है। इसे ले लो। हाँ, एक बात और बता देता हूं आपको, एक बैठक हुई थी चेकोस्लोवाकिया में 3 सितंबर या 6 सितंबर 2006 की बात है, नहीं 3 सितंबर 2006 की बात है। तो क्या नाम जी, चेकोस्लोवाकिया में एस्ट्रोलॉजर्स की, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर्स की और इनकी एस्ट्रोनॉमर्स की एक बैठक हुई। वहां बैठक में आपका एक वो आपने पढ़ा होगा, नेपच्यून के बाद वो आता है, नेपच्यून के बाद प्लूटो आता है। प्लूटो आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं किताबों में कि प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन 2006 के बाद उसे हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट मानने से मना कर दिया। उस बैठक में क्या हुआ था लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 3 सितंबर 2006 चेकोस्लोवाकिया, याद रह जाएगा। चेकोस्लोवाकिया में बैठक हुई थी एक, तो उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी प्लेनेट की पर्टिकुलर शेप होनी चाहिए, पर्टिकुलर शेप एंड साइज होना चाहिए, पर्टिकुलर शेप एंड साइज, और दूसरा सॉलिड होना चाहिए, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी अनदर प्लेनेट की बेल्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। डू नॉट एंटर इन अनदर प्लेनेट बेल्ट। और इसी के कारण आपका प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो ना जैसे मतलब रिवॉल्व कर रहा था इसके अराउंड, सन के अराउंड, क्योंकि सभी प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्यूशन के दौरान वो आपका नेपच्यून की बेल्ट में एंटर कर जाता था, तो इस वजह से उसे अपने सोलर सिस्टम से मतलब प्लेनेट की रेंज से बाहर कर दिया गया है। तो 8 प्लेनेट माने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके अकॉर्डिंग 3 सितंबर 2006 को यहाँ बैठक हुई थी चेकोस्लोवाकिया में। और चेकोस्लोवाकिया में भी शायद प्राग गणराज्य था,
मतलब वहाँ का जिला देख लेना आप। वैसे इतना पूछता नहीं, चेकोस्लोवाकिया ही आता है। उसमें 3 पॉइंट रखे गए, पार्टिकुलर साइज और शेप होना चाहिए, दूसरा सॉलिड होना चाहिए, और तीसरा किसी भी अदर प्लेनेट की बेल्ट में एंटर नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर प्लूटो को वहां से बाहर कर दिया गया। बस ये है। अब अपना पार्टिकुलर हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये पूरा है तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, रफ कर देता हूं मैं। अब हम पार्टिकुलर एक एक प्लेनेट के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे, फिर और अदर प्लेनेट के बारे में आगे आगे। अर्थ को आज नहीं पढ़ेंगे, अर्थ को पार्टिकुलर पूरा एक अलग टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह वो अलग पढ़ेंगे। आज बाकी 7 प्लेनेट देख लेंगे और सन पढ़ लेंगे। तो सन पढ़ लेते हैं आज। सूर्य, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, अभी बता दूंगा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस भी कहाँ होती है जब भी। अब अभी इसके बाद एनाटॉमी ऑफ द सन पढ़ेंगे ना। और डायामीटर इसका 13,92,000। ठीक है भाई, जो कि अर्थ के डायामीटर का 110 गुना है। अर्थ डायामीटर, ठीक है भाई। अर्थ का डायमीटर भी अलग अलग है, इक्वेटर पे अलग है, और पोल्स की तरफ जब जाएंगे तो वो अलग है। वो जब अर्थ मैं आपको पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि अर्थ पे क्यों ज्यादा होता है डायमीटर और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्यों। क्योंकि थोड़ी नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता भी दिया था कि अर्थ पोल पे से चपटी हुई है। अगर कोई चीज चपटी है और बीच में से फैली हुई है तो बीच में ऑब्वियसली सी बात है कि क्या नाम दी, बीच में डायमीटर ज्यादा होगा। ये चलो मैं बता ही देता हूं। इक्वेटर पे होता है 12,753 और आपका यहाँ होता है 12,714 या 13 भी मानते हैं। ठीक है, ये आपका अर्थ डायमीटर हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होगी, डायमीटर हो गया। और इसमें लिखवा देता हूं, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन, जो कि 71% होती है। ठीक है, हाइड्रोजन होगी, हीलियम 26.5%, और आपकी अदर गैसेस आपकी होगी 2.5%। जहां तक यही माना जाता है, कुछ बुक्स में यहाँ 70 दिया रहता है, यहाँ 28 दिया रहता है, और वहां 2 दिया रहता है। लगभग है इतने ही परसेंट। या तो आपको ऑप्शन में 70 मिलेगा, 71 मिलेगा, 28 मिलेगा, या फिर 26.5 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 2.5 मिलेगा। ठीक है, ये हो गई अर्थ मतलब सन के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी। और इसमें सन में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस, डायमीटर, ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसमें बस इतना ही है सन के बारे में। अब इसका पढ़ लेते हैं हम, इसकी एनाटॉमी ऑफ द सन, कौन कौन सी उसमें लेयर प्रेजेंट है, किस लेयर का क्या काम है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये रफ करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ द सन पे। एनाटॉमी ऑफ द सन, एज मैंने आपको बताई दी थी कि इसकी 10 बिलियन
ईयर इसकी एज है, जिसमें से आधी है 5 बिलियन ईयर। ईयर ये कंप्लीट कर चुका है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ही था कि रेड जाइंट स्टार में बदलेगा और धीरे धीरे करके एक एक प्लेनेट को अपने अंदर दानव की तरह खाना शुरू कर देगा। ठीक है, वो आपकी लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली इसमें 6 लेयर प्रेजेंट होती हैं आपके सन में। एक बार मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं रफली। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है भाई, ये हो गया आपका सबसे पहले कोर। इसमें ही आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस लाई अंडर द कोर। यहां आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है और सबसे ज्यादा तापमान सूर्य का यहीं होता है, जो कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस माना जाता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। $15 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपका हो गया। कोर हो जाती है। कोर के बाद आती है आपकी दूसरी लेयर। पहली लेयर ये होगी, दूसरी आती है आपकी रेडियो एक्टिव जोन। तीसरी आ जाती है आपकी, यहां लिख देता हूं, कन्वेक्शन जोन। ठीक है भाई, ये रेडियो एक्टिव जोन। रेडियो एक्टिव जोन यहां से अदर टाइप की मतलब रेज निकलनी शुरू होती है, बीटा रेज, गामा रेज और मतलब रेडियो एक्टिव रेज, जो कि मतलब अगर अर्थ एक अच्छे गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर के रूप में काम ना करे। पढ़ा दूंगा कि क्या होती है गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर। तो ये रेडियो एक्टिव जो रेज निकलती हैं ये हमारे लिए बहुत घातक हो सकती हैं। हो सकता हो अगर गुड एमिटर और गुड एब्जॉर्बर का काम ना करती अर्थ, तो शायद अर्थ पे भी जीवन पॉसिबल नहीं हो पाता। ये इतनी हार्म होती कि मतलब मानव प्रजाति को भी या मतलब किसी भी जीवाश्म को खत्म कर सकती थी। और कन्वेक्शन जोन ये आपका क्रोमोस्फेयर, वो फोटोस्फेयर और रेडियो एक्टिव जोन के बीच में कनेक्शन का काम करती हैं। तो कन्वेक्शन जोन हो गया रेडियो। अब आ जाती है आपकी फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर का काम होता है यहीं से आपकी मतलब वो होता है ना लाइट, जो मतलब बताया था मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के बाद आपका मतलब 2 प्रोसेस में आपकी एनर्जी निकलती है, हीट और लाइट। तो हीट और लाइट की प्रोसेस जहां से निकलनी शुरू होती है वो फोटोस्फेयर होती है, और जो कि आपकी मतलब अर्थ पे आती हैं सनलाइट। फोटोस्फेयर यहां लिख देता हूं, सनलाइट। सनलाइट होती है और इसे अर्थ तक आने में आपकी 8 मिनट 16.6 सेकंड लगती हैं। 16 सेकंड और 6 मिली सेकंड फोटोस्फेयर। और ये लाइट का काम मतलब सनलाइट जो हमारी हमें देखने को मिलती है वो होती है। ये आ जाती है आपकी फिर ये 5th लेयर, ये होती है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर आपके मतलब जो रंग बदलता है ना सूरज का, उसके लिए उत्तरदायी होती है। जैसा आप देखते हैं सुबह उठ के देखोगे तो सूरज आपको इतना अच्छा लगेगा। अगर कहीं आप पहाड़ों में रहते होंगे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता हो, लाल लाल दिखता होगा, इतना सुंदर। तो वो आपको किसकी वजह से दिखता है? क्रोमोस्फेयर की वजह से। अगर आप थोड़ा सा इधर रहते हो नोट से थोड़ा सा नीचे, तो वहां मतलब आपको लाल तो दिखता होगा, लेकिन धूप मतलब जब 12 बज जाते हैं तो इतना चमकीला हो जाता है सूरज, आप उसकी तरफ देख भी नहीं पाते। और फिर शाम आते आते फिर थोड़ा येलो, फिर रेड में हो जाता है।
तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है क्रोमोस्फीयर की वजह से। तो मैं इसमें लिख देता हूं कलर चेंज जी। कलर चेंजिंग की प्रोसेस क्रोमोस्फीयर में होती है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है आपकी कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है जो 2019 में भारत में आया और 2020 में इसने महामारी फैला दी, वो कोरोना नहीं है। आउटर मोस्ट लेयर को इसकी कोरोना कहते हैं, सन को। ये नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा सोलर इक्लिप्स के टाइम। सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, उसका भी कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी में। आप जो मतलब सोचते हो ना कि हमारी धरती पर क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट सब ऐसे क्लियर हो जाएंगे कि क्यों हो रहे हैं, सबके पीछे की आप सब कुछ होने की पीछे की आपको वजह पता चल जाएगी। यहाँ तक कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि इस मौसम में क्यों बारिश हुई है, हवा किस उससे चली है और तो कैसे बारिश हुई है। कोरोना ये आपको दिखेगा सोलर इक्लिप्स के टाइम पे। और इसको क्राउन ऑफ द सन भी बोलते हैं, रिंग फायर भी बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा जिस साल कोरोना था शायद 2020 में ही ऐसा एक ग्रहण पड़ा था जिसमें पूरी रिंग ऑफ फायर दिखी थी, जिसे क्राउन ऑफ द सन भी बोलते हैं, रिंग फायर भी बोलते हैं। और बस ये लेयर है इसकी, ध्यान रखना। क्रोमोस्फेयर, क्रोमो आपको मैं इसको याद दिलाता हूं। क्रोमो जैसे कि आपने देखा होगा ना, बायोलॉजी से थोड़ा सा याद कराता हूं। क्रोमोस्फेयर मतलब वहां पे पिगमेंट होता है क्रोमो, वो भी पत्तियों के लिए हरा रंग देने के लिए उत्तरदायी होता है। ऐसे यहाँ पे ये भी कलर चेंजिंग के लिए, कलर चेंजिंग प्रोसेस लाई इसमें होती है। फोटोस्फेयर सनलाइट होगी, सीधा सीधा लाइट जो हीट और लाइट की प्रोसेस में, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस से दो फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है हीट और लाइट की, उसमें वो मैंने पिछली क्लास में आपको क्लियर किया है। तो वो होता है ये सनलाइट की प्रोसेस इसमें होती है जो धरती तक आती है। इसे आने में 8 मिनट 16 सेकंड और 6 मिली सेकंड लगती है। कोर सबसे ज्यादा आपका यहीं पे वो होता है। और हाँ इसका और बता दूं, इस यहाँ तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये देख लो 6000 डिग्री सेल्सियस सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसकी इतनी गर्म रहती है, तो अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, समझ लो कुछ भी गया उबल के कोर तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, बाहर इन्हीं लेयर में खत्म हो जाएगा। रेडियो एक्टिव जोन जो मैंने बताया आपको, बीटा गामा रेज या अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती हैं वो यहाँ से निकलती हैं, खतरनाक साबित हो सकती हैं। और ये एक मीडिएटर का काम करता है, कन्वेक्शन जोन। ठीक है, ये हो गया आपका एनाटॉमी ऑफ द सन। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे पढ़ते हैं अपने मार्स के बारे में, वो मरकरी के बारे में। तो ले लिया होगा सर स्क्रीनशॉट, चलो रफ करते हैं। अब देखते हैं अपना मरकरी के बारे में। तो आ जाती है आपकी मरकरी। सबसे क्लोजेस्ट और सबसे नियरेस्ट, इट इज द क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मतलब सबसे पास और सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट सन की यही है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट आता है इसकी कोई सैटेलाइट नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया उसमें कि जो ये 4 प्लेनेट थे, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ सैटेलाइट है। जब आपको बताया था ना टेरेस्ट्रियल, रॉकी और इनर प्लेनेट, उसमें एक पॉइंट और था मोर डेंस था, जो कि इधर वाले प्लेनेट जो हैं 4 एस्टेरॉइड बेल्ट से इधर, उन पे मतलब कम सैटेलाइट हैं, और इधर नंबर ऑफ सैटेलाइट इन प्लेनेट के पास ज्यादा हैं। सैटेलाइट क्लियर ही होगा, जो प्लेनेट्स के रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इट हैज नो सैटेलाइट। दूसरा पॉइंट आ गया, सबसे पास तो है ये सन के, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है।
सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट इससे अगला आएगा जो कि वीनस है। और डिस्टेंस जितनी मतलब जितने आगे बढ़ते जाओगे उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस का सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन साइज का सीक्वेंस है वो अलग है, वो मैं आपको भी बता ही दूंगा कि साइज सबसे बड़ा कौन सा है उससे छोटा। डिस्टेंस के सीक्वेंस पे तो आपको दिख ही रहा है, ये पास था मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर। डिस्टेंस का सीक्वेंस तो आपके अगर दिमाग में इमेज छप गई होगी तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट हैज नो सैटेलाइट। और क्या नाम जी, क्लोजेस्ट हो गया। और क्या नाम जी, इसमें रिवॉल्यूशन पीरियड इसका क्या है, और एक होता है रोटेशन पीरियड। रोटेशन पीरियड इसका कितना है। रिवॉल्यूशन और रोटेशन आपका क्लियर कर देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। रिवॉल्यूशन होता है कि अपने एक्सिस पे घूमना, मतलब जैसे अर्थ है, ये मान लो अर्थ है, ये घूम रही है, ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो तो हो गया आपका रिवॉल्यूशन पीरियड। लेकिन अगर ये अर्थ है और ये सन है, ये रिवॉल्यूशन करने के साथ साथ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, समझ रहे हो ना, ये इसका रोटेशन पीरियड है। घूमती रहेगी, हर प्लेनेट अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो रिवॉल्यूशन पीरियड कहलाता है। रिवॉल्यूशन हो गया ये वाला पीरियड, मान लो अभी सन नहीं है, ये जो घूम रहा है ये आपका रिवॉल्यूशन पीरियड हो गया सिंपल। लेकिन अगर यही रिवॉल्यूशन अगर सन को रख के ये रिवॉल्यूशन के साथ अगर इसके साथ चक्कर लगाता रहे, ऐसे घूम घूम के तो वो रोटेशन पीरियड हो गया। ठीक है, तो ये होता है इसका 58 दिन, 58 ये होता है इसका 58 डेज और 14 आवर। और ये होता है इसका 88 डेज। और ये बात और ध्यान रख लेना, हॉटेस्ट नहीं है, मैंने बताया कि अगला प्लेनेट जो वीनस है इस पे टेम्परेचर डिफरेंस इज मैक्सिमम। अब टेम्परेचर डिफरेंस बता देता हूं क्या है। ये सन था आपका, इमेज थोड़ी सी क्लियर करना जो पीछे बनाई थी, ये सन था आपका, ये यहां आपका मरकरी था। लेकिन ये बहुत आपने देखा ना, रिवॉल्यूशन पीरियड इसका कम है और रोटेशन पीरियड भी लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो इसका जो मतलब सन है ये अपनी एक्सिस पे झुका हुआ है, तो अगर ये झुका हुआ है, मान लो ये ऐसे प्लेनेट मान लो, तो अगर इस पे सनरेज पड़ रही हैं तो इधर वाला हिस्सा दिन में, मतलब दिन में जब इस पे सनरेज पड़ रही हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, और रात को जब इस पे सनरेज नहीं पड़ती इसके दूसरे हिस्से पर, वो हिस्सा इसका बहुत ठंडा हो जाता है। तो इन दोनों का अगर टेम्परेचर मेजर किया जाए कि इधर की तरफ कितना था और उधर की तरफ जिधर सनरेज नहीं आ रही थी उधर कितना था, वो टेम्परेचर डिफरेंस में मेजर किया जाए तो सबसे ज्यादा आता है, मैक्सिमम आता है अदर प्लेनेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया, मरकरी के बारे में। अगला देखते हैं, बस इसमें इतना ही है। अगला प्लेनेट देखते हैं। तो अगला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगला प्लेनेट देखते हैं। दोस्तों ये मत सोचना कि हम डस्टर नहीं खरीद सकते, डस्टर खरीद सकते हैं लेकिन कपड़ा इतना अच्छा मिटाता है जितना कि डस्टर नहीं। ये मत सोचना कि आपके सर के पास डस्टर नहीं है। इस कपड़े को देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील होता होगा आपको। तो वीनस, ठीक है भाई। सबसे पहले इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसे बोला जाता है। ठीक है, वो क्लोजेस्ट टू सन था, ये क्लोजेस्ट टू अर्थ है। और डिस्टेंस के मामले पे दूसरे नंबर पे सन से, इमेज क्लियर ही होगी थोड़ी सी, क्लोजेस्ट टू अर्थ है।
इसे ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, सिस्टर ऑफ द अर्थ। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका शेप और साइज सिमिलर टू अर्थ है। ठीक है भाई, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ हो गया। इसे गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य या सुंदरता की देवी, हिंदी में बता दूं या सुंदरता की देवी। सौंदर्य सुंदरता की देवी का इसे बोलने का कारण है कि मिस्र में मतलब जो गॉडेस मतलब सुंदर लेडी थी उसको मतलब वीनस की संज्ञा दी जाती थी, उन्हें वीनस देवी बोला जाता था। ठीक है भाई। और मोस्ट हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे गर्म प्लेनेट है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा था, इसका ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। हॉटेस्ट क्यों है? क्योंकि यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड और CO2 के बादल पाए जाते हैं। इसी वजह से मतलब ये उसकी जो मतलब CO2 के बादल पाए जाते हैं, CO2 की लेयर इसके पास पाई जाती है, इस वजह से सनलाइट वापस मतलब नहीं हो पाती इससे रिफ्लेक्ट, तो इस वजह से ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। और इसका एल्बिडो बता देता हूं, इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है। नहीं, एल्बिडो इसका ज्यादा नहीं है भाई, गलत लिखा दिया मैंने पॉइंट। एल्बिडो आपका जुपिटर सैटर्न का ज्यादा है। एल्बिडो होता है किसी भी चीज को, दोस्तों मैं इस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं हूं, मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा कि एल्बिडो किसका ज्यादा है। एल्बिडो होता है कि किसी भी प्लेनेट का सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता, जैसे मतलब कोई प्लेनेट है उस पर सनलाइट आ रही है, तो उसको जो मतलब सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा सनलाइट्स को, वो उस प्लेनेट का एल्बिडो कहलाता है। मैं कंफ्यूज हूं दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ये कहलाता है सबसे ज्यादा यही चमकता है, तो इसी वजह से एल्बिडो भी इसका ही सबसे ज्यादा होता है। मैं ये पॉइंट आपको क्लियर करके बता दूंगा, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, और इस पे ये पॉइंट लिख देता हूं, लक्ष्मी प्लेट्यू एंड मैक्सवेल माउंटेन आर प्रेजेंट। लक्ष्मी प्लेटू पठार, जो कि हम पढ़ेंगे आकृतियों में अर्थ की कि क्या क्या होती हैं, और माउंटेन पर्वत, मैक्सवेल पर्वत इस पे प्रेजेंट है, जो कि साइंटिस्टों ने मतलब इसकी खोज के बाद इस पे रिसर्च की थी, तो उन्हें ये मिले थे। ठीक है, और इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन पीरियड में बता ही देता हूं। रिवॉल्यूशन पीरियड और इसका है 2 to 4 days, और रोटेशन पीरियड है इसका 2 to 5 days। सेकंड नंबर पर डिस्टेंस में आती है सन से, ये हो गया इसका वीनस का। ये स्क्रीनशॉट ले लो, अगला हम देखते हैं क्या है। अर्थ को छोड़ देते हैं, अर्थ को हम क्या नाम जी सेपरेटली पूरा पढ़ेंगे बहुत डीप से। तो अर्थ के बाद आती है आपका मार्स को पढ़ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अब मिटा देते हैं इसे, अगला देते हैं मार्स।
मार्स का टिल्ट और आपका क्या नाम जी, आपकी अर्थ का टिल्ट सेम है लगभग 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री टिल्ट मतलब झुकाव, अपनी एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है वो। ठीक है, आ जाते हैं अपना मार्स पे। दो सैटेलाइट बताई थी मैंने इसकी, फोबोस एंड डीमोस। फोबोस और डीमोस इसकी दो सैटेलाइट है। दूसरा पॉइंट, ये मतलब फोर्थ फ्रॉम डिस्टेंस टू सन। ठीक है भाई, और इस पे इसके मतलब इस पे पोल्स और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज पाई गई है ड्यू टू इस टिल्ट एक्सिस 23.5 डिग्री 30.5 डिग्री लाइक अर्थ। इट हैज पोल्स एंड क्लाइमेट चेंज कंडीशन ड्यू टू इट्स टिल्ट। और टिल्ट कितना है 23.5 लाइक अर्थ। अर्थ भी 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है और ये भी अपनी मतलब 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पे झुका हुआ है, जिस वजह से वहां पे क्लाइमेट कंडीशन और पोल्स पाए गए हैं जो कि साइंटिस्टों ने माना है। फोर्थ फ्रॉम डिस्टेंस हो गया, और आपका सैटेलाइट होगी प्रेजेंट। और इसमें क्या नाम जी, ये रेड प्लेनेट है। रेड आपने देखा होगा, मंगल रेड होता है, और रेड ये अपने ऑक्सीडाइजेशन की वजह से होता है। इट इज रेड इन कलर। रेड इन कलर है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बिकॉज क्योंकि लोहा इस पे बहुत मात्रा में मतलब उपस्थित है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मोर आयरन। लोहा इस पे मतलब आयरन या लोहा जो कि आपके मार्स पे मंगल पे अधिक मात्रा में उपस्थित है, इस वजह से ये रेड हो जाता है। इसको ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लोहा अगर हवा और पानी के संपर्क में आता है तो वो रेड दिखने लगता है। और इस पे जहां तक है पानी के होने के संकेत मिल चुके हैं मतलब साइंटिस्टों ने, और ये माना गया है कि लाइफ इज पॉसिबल इन फ्यूचर ऑन मार्स। ये मानना है कि अगर पृथ्वी के बाद किसी और प्लेनेट पे अगर जीवन सफल माना जाएगा तो वो आपका क्या नाम दी, ये हो जाएगा मार्स। इस पे पानी के कुछ साक्ष्य मिल चुके हैं। ठीक है भाई, और स्मॉलेस्ट प्लेनेट हो गया, और इस पे एक माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट देखा है आपने कितना बड़ा है, लगभग आज उसकी 48 या 50 उसकी मीटर हाइट है, उससे भी 3 गुना। देयर इज माउंटेन प्रेजेंट ऑन मार्स, that is निक्स ओलंपिया। और जो कि 3 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट है। भाई साहब, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पर्वत, 3 गुना बड़ा पर्वत जो कि इस पे प्रेजेंट है, जिसको निक्स ओलंपिया। याद करने की ट्रिक बता दूं, ओलंपिक्स सीधा सीधा निक्स ओलंपिया, मैंने तो ऐसे याद किया था और आज तक मुझे याद है। तो ये हो गई मार्स के बारे में डिटेल, और इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन पीरियड बता देता हूँ। रिवॉल्यूशन
इसका है 24 आवर और 37 मिनट्स, और रोटेशन पीरियड है इसका 228 डेज। एक बात ध्यान रखना, रोटेशन पीरियड आपका बड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। रिवॉल्यूशन पीरियड में कुछ डिफरेंस आ जाएगा कि कोई प्लेनेट तो है अपनी एक्सिस पे ज़्यादा तेज घूमता है, जैसे कि जुपिटर है बहुत तेज घूमता है, और लेकिन रिवॉल्यूशन पीरियड आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हर बेल्ट आगे बड़ी हो रही है, तो उसको मतलब वो कितनी भी तेज घूम रहा है लेकिन घूम दूरी से रहा है, इस वजह से रोटेशन पीरियड आपका अभी 165 साल तक पहुंच जाएगा। 165 साल कितने होते हैं यहाँ, मतलब 365 दिन में एक साल होता है, वहां 165 ईयर में एक पूरी वो लगाएगा चक्कर। रिवॉल्यूशन पीरियड इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो रोटेशन पीरियड इतना बड़ा हो जाएगा। रिवॉल्यूशन में थोड़ा चेंज आता रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड की वजह से कि उसकी घूर्णन करने की शक्ति या उसकी घूर्णन करने की गति कितनी तेज है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका मार्स के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अपना पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, रफ करते हैं। अगला देखते हैं अपना जुपिटर। अब हम एस्टेरॉइड बेल्ट से आगे आ चुके हैं, जहां पे आपके साइज भी बिग हो जाती हैं और आपकी रोटेशन की क्षमता भी मतलब इनकी ज़्यादा हो जाती है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन की क्षमता भी ज़्यादा हो जाती है। आप देख लेना कंपेयर करके सबको। आप एक काम करना, एक होमवर्क देता हूँ आपको आज, जो भी मैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन लिखवा रहा हूँ उनकी सबकी एक टेबल बनाना और देखना कि रिवॉल्यूशन से रोटेशन में क्या डिफरेंस आया और एस्टेरॉइड बेल्ट से इधर वालों में क्या डिफरेंस था, उसमें क्या डिफरेंस था कि यहाँ रिवॉल्यूशन कम क्यों है और इधर वालों में रिवॉल्यूशन ज़्यादा क्यों है, इधर वालों में रोटेशन ज़्यादा क्यों है, इधर वालों में कम क्यों है। वो कॉन्सेप्ट आपके आगे क्लियर हो जाएंगे जब आपको इनके फॉर्मेशन की थ्योरी दी जाएगी। कल ही पढ़ लेंगे शायद मेरे हिसाब से, अगर आज हो गया तो अब आ जाता है आपका जुपिटर। सबसे बड़ी बात, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आपको लिखवाया था कि इधर वाले गैसेस प्लैनेट होते हैं और इधर वाले आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्योंकि यहाँ रॉक्स वगैरह फाइंड होती हैं और वो गैस से मिलकर बने हैं, ये माना गया है। तो हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बिगेस्ट प्लैनेट के साथ। हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गई और आपका 79 सैटेलाइट है इसकी, और पिछली मैंने आपके मार्स को बताई थी ना, फोबोस और डीमोस। फोबोस उसमें स्मॉलेस्ट आपकी वो है क्या नाम जी, सैटेलाइट, और डीमोस आपकी बड़ी सैटेलाइट है। हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, बिगेस्ट हो गया, और आपका बिगेस्ट होने के बाद इसका रिवॉल्यूशन पीरियड देख लेते हैं। रिवॉल्यूशन इसका है 9 आवर 55 मिनट, और इसका रोटेशन पीरियड हो गया 11 ईयर और 314 डेज। अब देख रहे हो ना आप कि रोटेशन पीरियड ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। मैंने बताया था क्योंकि बेल्ट बड़ी होती जा रही है, इस वजह से रोटेशन, और इसका देख लो रिवॉल्यूशन पीरियड कम है, इनका रिवॉल्यूशन पीरियड बाकी इधर वालों से कम होगा, क्योंकि ये गैसियस प्लेनेट है, इनमें प्रोसेस जल्दी होती है, इस वजह से घूर्णन ज़्यादा करते हैं। आपका पृथ्वी का देख लो 23 घंटे 56 मिनट और वो होता है। बाकी इधर वाले मैं आपको लिखवा रहा हूँ उनमें कम है रिवॉल्यूशन पीरियड, इधर वालों में एस्टेरॉइड बेल्ट से इधर वालों में आपका रिवॉल्यूशन पीरियड कम होने के साथ साथ ये बढ़ता जाता है आपका रोटेशन पीरियड। ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेल्ट हो जाती है बड़ी। ठीक है, आपको वो काम करना है जो मैंने बताया, और डिफरेंस क्रिएट देखना है कि क्या क्या डिफरेंस थे। और इसकी डेंसिटी 1/4 टू द अर्थ। इसके ये मेन पॉइंट है जुपिटर के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं अपना। तो दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब आगे करते हैं। जुपिटर के बाद क्या आता है, सैटर्न। अब पढ़ लेते हैं सैटर्न के बारे में।
सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट सैटेलाइट, सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स इसकी हैं 82, उसकी 79 थी। और सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है इसकी वो है टाइटन, बिगेस्ट सैटेलाइट। बिगेस्ट सैटेलाइट होने के साथ साथ, और इस पे ये एकमात्र मतलब ग्रह है जिस पर आपका वायुमंडल पाया गया है। ओनली प्लैनेट दैट हैज इट्स ओन, ओनली प्लैनेट लिखा रहा हूं, ओनली सैटेलाइट है, टाइटन है जो इसकी सैटेलाइट लिखा रहा हूं, एक बार गलती होगी थोड़ी सी, प्लैनेट नियम दोस्तों। इसकी जो 82 सैटेलाइट है उसमें से एक बिगेस्ट सैटेलाइट टाइटन है, और ओनली सैटेलाइट दैट हैज इट्स ओन एटमॉस्फेयर, एकमात्र सैटेलाइट है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में जिस पर मतलब कि एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में भी इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है भाई। और नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के साथ साथ इस पर गैस के छल्ले, गैस के छल्ले पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मैंने वो रिंग बनाई थी इसके साइड में, वो गैस के छल्ले हैं जिससे मतलब वो रिंग क्रिएट हो जाती है। वो इसमें असल में नहीं है कि हाँ ऐसा प्लेनेट है उसके, वो उसकी गैस के मतलब छल्ले पाए जाते हैं जिनसे बादल बन जाते हैं, जिनसे वो उसकी रिंग बन जाती है, ठीक है। गैस के छल्ले पाए जाते हैं, और एकमात्र सैटेलाइट है जिसपे एटमॉस्फेयर है, हाईएस्ट। अब इसकी वो हो गई। और क्या नाम जी इसका, इसकी उसकी तो 1/4 डेंसिटी थी, इसकी मतलब इसकी डेंसिटी लेंस है, डेंसिटी इज लेस देन अर्थ, ठीक है भाई। इसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से लेस है। और आखिरी पॉइंट आ जाता है आपका रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पीरियड, और आपका रोटेशन पीरियड। रिवॉल्यूशन पीरियड इसका 10 घंटे और 42 मिनट का है, और इसका रोटेशन पीरियड 29 ईयर 168 डेज का है। 10 घंटे, हाँ 10 घंटे 42 मिनट और 29 ईयर। अब देख रहे हो वही बात फिर से आ गई कि रोटेशन पीरियड फिर से बढ़ गया, और रिवॉल्यूशन पीरियड इधर वाली एस्टेरॉयड बेल्ट वालों से कम है, तब भी ये बढ़ रहा है, ठीक है भाई, क्योंकि बेल्ट बड़ी हो रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में तो नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब अगला देखते हैं, सैटर्न के बाद क्या आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और अपनी क्लास आज की खत्म। यूरेनस आ गया आपका, पंद्रह सैटेलाइट है इसकी, 15 सैटेलाइट है, और इसको विलियम हर्शेल ने इसकी 1781 में खोज की थी, ठीक है भाई। मीथेन इज प्रेजेंट इन दिस एटमॉस्फेयर, इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन प्रेजेंट है, ठीक है भाई। मीथेन प्रेजेंट होने के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन
एंड हीलियम प्रेजेंट है, और मीथेन होने के कारण ये नीला दिखाई देता है ड्यू टू गैसेस, मेनली मीथेन और अदर गैसेस इट्स कलर इज ब्लू। ठीक है भाई। और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड है इसका आपका 10-15 घंटे 36 मिनट, और इसका आपका रोटेशन पीरियड है 84 ईयर और 4 डेज। ठीक है भाई, ये इसके बारे में होगी। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमता, और बाकी जो आपके प्लेनेट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें अपनी धरती पर उगता हुआ सूरज पूरब की तरफ दिखाई देता है। यहां लिख देता हूं, इट्स रोटेशन, इट्स रिवॉल्यूशन इज क्लॉकवाइज, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट है इसकी मतलब रिवॉल्यूशन। इसी वजह से हमें, एक तो ये है आपका क्या नाम जी यूरेनस, और एक है आपका दूसरा वीनस बी। बस यही दो प्लेनेट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, वरना बाकी और सारे प्लेनेट आपके वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, या रिवॉल्यूशन करते हैं, या रोटेशन करते हैं। इसी वजह से हमें अपनी पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी भी वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो इसी वजह से हमें सूरज जो उगता हुआ दिखाई देता है। ये इसका बड़ा बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि सूरज हमें इसी वजह से पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है। अब कहोगे वेस्ट टू ईस्ट तो मूव कर रही है, तो पूरा पूरब की तरफ हमें क्यों दिख रहा है? अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है और सूरज उसके सामने है इधर, अगर पृथ्वी, ये सूरज हो गया आपका, और आप ये डायरेक्शन मान लो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हो गए, और ये आपकी अर्थ हो गई। ठीक है भाई, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ये घूम रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। अगर मान लो ये आपकी अर्थ है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर ये मूव करेगा ऐसे, तो अब अपना इंडिया आ जाएगा इधर ईस्ट की तरफ। जब ये घूमेगा, घूमते घूमते पृथ्वी के सामने आएगा, तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा मामला। तो इस वजह से सूरज हमें इसकी तरफ घूमता हुआ, मतलब उगता हुआ दिखाई देता है ईस्ट की तरफ से, ड्यू टू इट्स रोटेशन या रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसके बारे में इतना ही है। अगला देखते हैं, आखिरी अपना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। अब अपना अगला देखते हैं, लास्ट, और फिर हम कल से अर्थ की स्टडी शुरू कर देंगे, डीप स्टडी। नेपच्यून, इस पे भी मीथेन प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ये भी ब्लू दिखाई देता है। मीथेन प्रेजेंट होने के कारण ब्लू इन कलर, दोनों ये ब्लू दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, और ट्रिटोन एंड प्रोटियस आर टू मेजर सैटेलाइट इसकी हैं। ठीक है भाई, और इसके बारे में इतना तो कुछ नहीं है, मीथेन प्रेजेंट है, ब्लू इन कलर है, बस इसके बारे में। नेपच्यून के बारे में इतना ही है। और फिर आपका प्लूटो है, जो कि आपके ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो चुका है। और ये आपको मैंने बता ही दिया कि यूरेनस और वीनस आपके क्लॉकवाइज मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते।
तो और मेरे हिसाब से तो लगभग हम आज प्लैनेट्स के बारे में डीप स्टडी, और हाँ इसका रिवॉल्यूशन और रोटेशन पीरियड रह गया, मैं कह रहा हूँ कुछ मुझे अधूरा लग रहा है। रिवॉल्यूशन पीरियड और रोटेशन, सत्रह घंटे 54 मिनट, और यहाँ हो जाता है इसका 164 ईयर और 268 डेज। ये देख लो 165 वर्षों में अपनी ये कक्षा का चक्कर लगा पाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो भाई बस यहीं तक ये डीप स्टडी हो चुकी है आपके प्लैनेट की, एक एक कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में तैयारी करें जरूर शेयर करना, और थोड़ा सा चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ग्रो करवाने में हमारी मदद करना। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।